हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणास आईएएस। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है चिकन्स नेक ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुना होगा, कभी ना कभी एक बार तो सुना होगा न्यूज़ में ये बोलते हुए कि भैया चिकन्स नेक जो है इंडिया का वो बहुत ही क्रिटिकल है भाई इंडिया के लिए। फिर इसी के रिप्लेसमेंट में एक और टर्म सुना होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी सुनते ही कि आखिर ये है क्या, आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई इस चिकन स्नैक की। तो आज की वीडियो में मैं हर एक कंफ्यूजन, जितने भी आपके दिमाग में डाउट हैं, हो सकते हैं या फिर थे, उन हर एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूंगा और आपको कनेक्ट करूंगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए किस तरीके से ये चिकन स्नैक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, पहले आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर ये चिकन स्नैक है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा इतनी पॉपुलर क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस वही सेम चीज़ है। पहले चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना कि चिकन स्नैक है क्या, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अगर इंपॉर्टेंस है तो आपको चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चैलेंजेस हैं इस चिकन स्नैक के, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। फिर मैं आपको इन्हीं चैलेंजेस में कनेक्ट करूंगा के पार्क का जो स्कैम आपने सुना होगा रिसेंटली, जहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि स्कैमस्टर जो थे वो वहां पे रह रहे थे, वहां पे एक प्रॉपर तरीके से एक हब बना हुआ था स्कैम का। तो मैं कनेक्ट करूंगा कि क्या चिकन स्नैक का कोई उसमें रोल हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे ये एक कॉरिडोर में ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे करते हैं। आप सोचते होंगे ना कि इतना छोटा सा कॉरिडोर है या इस रोड से कैसे लोग इतने सारे स्कैम्स को या फिर इतनी इलीगल एक्टिविटीज कैसे यहाँ पे होती हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। फिर आपने सुना होगा डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं आज आपको पूरा का पूरा ये जो डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट है वो समझाऊंगा। फिर यहीं पे चुंबी वैली के ऊपर डिस्कशन होगा, मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। फिर इन सबको यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि चुंबी वैली क्या है, डोकलाम क्या है, ये सब चीज़ें तो बताऊंगा, लेकिन ये बताने के साथ मैं कनेक्ट करूंगा इसका क्या रेलेवेंस है चिकन स्नैक के साथ। इस वजह से मैंने ये टॉपिक ले रखा है। अगर ये चिकन स्नैक इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इतना रेलेवेंस दे रही है तो क्या गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज भी देती है। तो वहीं पे 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर बात होती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आखिर जो 6th शेड्यूल एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके ऊपर कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 6 PYQ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पूरे चिकन स्नैक से कनेक्ट करके कहाँ कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हर वो टॉपिक। ऐसा मेरा मतलब नहीं कि बस आप एक सुन लो, मैं कोई न्यूज़ वाला हूं या फिर कोई एडिटोरियल सुना रहा हूं आपको आकर कि बस आप सुन लो आपको अच्छा लगे, नहीं। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज यूपीएससी। तो जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ चिकन स्नैक पता है, आपको पता होगा कि भैया इस चिकन स्नैक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस चिकन स्नैक से कैसे मैं अपने मेंस में आंसर राइटिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। ये पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। 2 में अगर देखोगे तो जो आईआर सेक्शन है वहां पे जो बॉर्डर रिलेशन है इंडिया के, नेबरहुड रिलेशंस है, वो टॉपिक पर्टिकुलरली जीएस पेपर 2 में लिखा है। वहीं पे जीएस पेपर 3 आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का टॉपिक है। तो यहां पे आपको मैं जो करंट में आपने लैंडस्लाइड सुने होंगे या फिर बंगाल रीजन में आपने दार्जिलिंग रीजन में लैंडस्लाइड सुने होंगे, तो मैं वो कनेक्ट करूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी लेकर के आऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस आप एक वीडियो देख ले रहे हो छोटा सा, यहां पे एक इन डेप्थ डिटेल होगी और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो 5 से 6 PYQ सॉल्व करोगे, कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ये पूरा का पूरा चिकन स्नैक के ऊपर अपनी डिस्कशन। सबसे पहली चीज भाई ये चिकन स्नैक है क्या, पहले तो मैं आपकी ये दुविधा को मैं सॉल्व कर देता हूं। आप नोटिस करो, ये देख रहे हो ये क्या है, 7 सिस्टर्स। आप गिनती करो ऐसे, क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, 7 बहनें बेसिकली कही जाती हैं। अब यहां पे नोटिस करो ये क्या है, ये आपका बंगाल का रीजन दिखेगा। ये देख रहे हो ये जो रास्ता जा रहा है, ये छोटा सा जो रास्ता जा रहा है ना बेटा, यहां पे अगर ध्यान दोगे तो क्या है, यही आपका है चिकन स्नैक, मतलब छोटा सा चिकन का गला है बेसिकली, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहां पे आप वेस्ट में देखोगे तो क्या, नेपाल दिखेगा, इधर देखोगे तो बांग्लादेश दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये है ओवरऑल चिकन स्नैक। अब इसका क्या होता है, ये इंडिया का जो मेन लैंड है, ये क्या है, इंडिया का मेन लैंड कहलाएगा। इसको ये कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, या बेसिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट कर रहा है। तो फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखो कि अगर यहां पे इस चिकन स्नैक का एरिया, ये जो एरिया है, इसको काट दिया जाए, इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ये जो एरिया है इसको गैप कर दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि भैया
यहाँ पे तो हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन इस एरिया में क्या होगा, कंप्लीटली एंड हो जाएगा, हमारे पास रास्ता ही नहीं बचेगा। हम कहाँ से पहुंचेंगे अपनी सेवन सिस्टर्स के पास, या कैसे पहुंचेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सो दिस इज व्हाट चिकन स्नैक इज ऑल अबाउट। तो इसमें क्या होता है, इसी कॉरिडोर को बेसिकली जो रास्ता देख रहे हैं बेटा, इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं या चिकन स्नैक भी पर्टिकुलरली कहते हैं। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कोई नेम है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये बस एक एरिया है जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इन सब में मिला करके कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लाई करता है। अगर मैं बॉर्डर बात करूँ तो नेपाल आपको वेस्ट में मिलेगा, बांग्लादेश साउथ में, और भूटान आपका यहीं पे आपको नॉर्थ में मिल जाएगा। मतलब पूरा एरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ बेसिकली मैं आपसे। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई चिकन स्नैक है क्या, मतलब जो आपकी मुर्गी है उसका गला। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये चिकन आपको दिख रही है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये गला। अगर आपने गला काट दिया तो आप सोच के देखो भैया क्या ये सारी चीज़ें कैसे इंपैक्ट हो जाएंगी, बहुत ही सीवियर तरीके से इंपैक्ट होंगी। तो इस वजह से इंपॉर्टेंस हो जाती है इस चिकन स्नैक की। तो अब यहीं पे आपको मैं जोग्राफिकल फीचर्स बताता हूँ चिकन स्नैक के। पहली चीज़ तो क्या है, ये जो एरिया है बेटा, ये ईस्टर्न हिमालय के फूट हिल्स पे है। फूट हिल्स मतलब क्या होता है, मान लो ये पहाड़ है, तो ये जो पाँव है ना, इसको क्या कहते हैं, फूट हिल्स कहते हैं। तो उसी तरीके से जो ईस्टर्न हिमालयाज है, हिमालयस का अलग अलग जोन आपने सुना होगा, तो वहां पे जो उसका पांव है, नीचे वाला इलाका है, वहां पे ये लाई करता है। अब आपने सुना होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप देख रहे हो या फिर चिकन स्नैक देख रहे हो, यहाँ पे दो नदियां, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो नदियां हैं जो इसकी बॉर्डरिंग कर रही हैं, जिसका नाम क्या है, तीस्ता और महानंदा रिवर्स। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लैंड है पूरा का पूरा, ये बहुत ही फ्लैट फर्टाइल प्लेन है, और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। पॉपुलेशन की डेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जब पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो वेदर होगा या यहाँ का जब सॉइल इतना अच्छा है, देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी इलाके की अगर ज्योग्राफी अच्छी होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी। अगर मैं कह रहा हूँ बेटा ज्योग्राफी कहीं की अच्छी है, दैट मीन्स वहाँ पे वेदर अच्छा है, वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी है, और जब ये सब अच्छा होगा तो लोग तो जाएंगे ही, तो इकोनॉमिक्स अच्छी होगी। ठीक है, तो अब यहीं पर जब लोग ज़्यादा रहेंगे और वहाँ पे रिसोर्सेस कम होंगे, सो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट केवल ह्यूमन से नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नेचर से भी होगा। नेचर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले बताया नैरो विड्थ होती है इसकी, 20 से 22 किलोमीटर जनरली होती है, बट एवरेज 20-25 किलोमीटर होता है। सराउंड किन कंट्रीज के साथ करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। डू नॉट वरी, आप इत्मीनान से सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। मैं एक ही चीज को बार बार आपके सामने रिपीट इसलिए कर देता हूं जिससे आपकी रिलेटिविटी दिमाग में समझ में आ सके कि अच्छा हाँ चिकन स्नैक है तो यहाँ पे नेपाल वेस्ट में है, अच्छा भूटान यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन जोन के तरीके से काम करता है। किसमें, जो प्लेन और हिल्स के बीच का ट्रांजिशन जोन है। मान लो ये प्लेन है और फिर ये आपका हिल्स है, तो दोनों के बीच के ट्रांजिशन जोन में आता है चिकन स्नैक का एरिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, जब मैंने कहा ईस्टर्न फूट हिल्स, ईस्टर्न हिमालय के फूट हिल्स पे आता है, तो आप हिमालयस को ध्यान दो थोड़ा सा। हिमालय कैसे आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, ऐसे हिमालयस आता है, ऐसे आने के बाद यहाँ पे बेंड हो जाता है अचानक से, और इसी को हम लोग सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। मतलब हिमालयस जो होता है यू टर्न ले लेता है अचानक से। तो यू टर्न क्यों लेता है, क्योंकि उसमें एक बेंडिंग आ जाती है। बेंडिंग के लिए मैं आपको ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिज्म पढ़ाना हो, बट अभी आप ये समझो हिमालय पूरी तरीके से यू टर्न ले, जैसे बोलते हैं ना अचानक से बात करो भाई आपने तो एकदम यू टर्न ले लिया, तो वैसे ही ये भी है, हिमालय यू टर्न मारते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर वो जो एंटर करती है वो इसी रास्ते से कहीं ना कहीं एंटर करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि हिमालय यू टर्न क्यों लेता है, तो आप बोलोगे सिंटैक्सियल बेंडिंग की वजह से। अगर मैंने ये शब्द बोला है तो कोई ना कोई तो जरूरत होगी। तो आप देखिए यूपीएससी 2011 क्वेश्चन कह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा इरावदी मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेट, ठीक है, बेसिक लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इतना सब कुछ दुनियादारी इन्होंने लिख दिया, बट मेन पॉइंट क्या है, ब्रह्मपुत्रा मेक्स यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि भैया हिमालय जो होता है यू टर्न आता है, हिमालय का बेंडिंग होती है, तो यहाँ पे उसी की वजह से जो ब्रह्मपुत्र रिवर यू भी यू टर्न लेगी। तो यू टर्न होता क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल से बोलोगे ना भैया सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है कि नहीं। यही तो मतलब आपको मैंने बताया कि सिंटैक्सियल बेंडिंग होगी, इस वजह से क्या होता है यू टर्न आ जाता है। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, चलो
अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन स्नैक। तो सबसे पहली चीज आती है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। क्या मतलब स्ट्रैटेजी बनाने में क्या मदद करता है जो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर जो चिकन स्नैक है। तो ये जो लैंड है ये केवल ओनली लैंड कनेक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो इंडिया का मेन लैंड है और जो सेवन सिस्टर्स है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई अगर यही लैंड हट जाएगा तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे आज। तो हमारे पास जाने के लिए रास्ता क्या बचेगा, या तो हम नेपाल का रास्ता पकड़ेंगे, या तो बांग्लादेश का रास्ता पकड़ेंगे, या तो हमें फ्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि भैया ये हमारा चिकन स्नैक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको सेफगार्ड किया जाए। अब सेफगार्ड करने की बात हो रही है तो यहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रूप मूवमेंट्स आपको बहुत दिखेगा, सप्लाई करने के लिए बहुत काम आता है। कभी भी अगर यहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक्स सप्लाई करनी है मिलिट्री की, या फिर कोई भी डिप्लॉयमेंट होना है अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में होना है, तो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता है जनरली वो। तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा रेलेवेंस है। और ये जो एरिया है चिकन स्नैक का, ये लाई करता है चाइना के पास जो चुम्बी वैली है नियर डोकलाम, वहाँ पे लाई करता है, उसके क्लोज लाई करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक कमजोरी, या आप कह सकते हो कि इसकी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि अगर कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी अनबन होती है, तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास तो अब है ही नहीं चिकन स्नैक, क्योंकि चिकन स्नैक अगर होगा तभी हम स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में अपने आप को एक सुपीरियर बना पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे इंडियन आर्मी एयरफोर्स की प्रेजेंस एक अच्छे खासे स्तर पे दिखती है। किस लिए दिखेगी, ताकि कॉरिडोर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन स्नैक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, मतलब उस एरिया में क्या है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया लाया करता है, या फिर ऐसे समझो कि एक ऐसा दायरा है जहाँ पे ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरीके से काम करता है। जैसे गुड्स एक जहाँ से दूसरी जहाँ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो ये जो गुड जाते हैं, अगर ये रास्ता है कॉरिडोर है, एकमात्र रास्ता जो इंडिया के मेन लैंड को कनेक्ट करता है किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगी, अभी वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये जो आपका है चिकन स्नैक, ये एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, जो कि किसमें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और एक्ट ईस्ट एशिया, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रूट है उसके अंदर में कहीं ना कहीं ये हिस्से में आता है हमारा चिकन स्नैक। अब इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो यहाँ पे टी, टिम्बर, टूरिज्म, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या, जो आपका ओवरऑल सिलीगुड़ी सिटी है, आपने देखा होगा टूरिज्म सेक्टर में भी सिलीगुड़ी का बहुत ज्यादा नाम आता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे किस लिए काम होता है, क्योंकि हम क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, हम यहाँ पे रेल, रोड, ऑयल पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है और चिकन स्नैक हमारे हाथ से जा चुका है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस यही हुई इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में। अब जैसी बात हो रही है जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में, दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो अब आपने देखा यहाँ नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, इन सब के बीच में लाई कर रहा है, ट्राई जंक्शन है एक बहुत ही यूनिक, ठीक है। अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, पर्टिकुलरली कहा जाए इस पर्टिकुलर जोन में, तो ये क्या होगा, अगर यहां पे एक कट ऑफ हो जाता है तो इंडिया का कनेक्शन, मतलब ये जो हमारा इंडिया है इसका कनेक्शन इस एरिया से पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एक गेटवे के तरीके से काम करता है टू साउथ ईस्ट एशिया, किसके थ्रू, बांग्लादेश म्यांमार कनेक्टिविटी रूट के थ्रू, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, व्हेन आई एम सेइंग सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस मतलब सामाजिक और यहाँ पे कल्चर इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है बेटा वो बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे बंगालीज, नेपालीज, भूटानीज, आसामीज, इवन दो ट्राइबल ग्रुप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। और यहाँ पे कल्चरल और कमर्शियल ब्रिज के तरीके से काम करता है कि जो प्लेन है और जो हिल रीजन है, इन दोनों में जो कल्चर है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, क्योंकि जो हिल में पहाड़ों पर रहने वाले लोग होंगे वो थोड़े अलग होंगे, प्लेन्स पे रहने वाले अलग होंगे। बट यहाँ पे क्या है, दोनों लोग कहीं ना कहीं एक ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है पूरा रीजन। और ये क्या करता है,
ये इंटीग्रेट करने में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, रिमोट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये पूरा रीजन। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई किसकी, सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन स्नेक। तो अब ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, कभी भी अगर पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो आप क्या लिखोगे, आप स्टार्टिंग करोगे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, आप बोलोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है, आप बोलोगे जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ये है, फिर सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस ये है। अब यहां पे बात करता हूं कि अगर एक आसान सी भाषा में कहा जाए कि ये है क्या, तो ये इंडिया का बहुत ही फ्रेजाइल लाइफलाइन है। लाइफलाइन का मतलब क्या है, जिंदगी है एक तरीके से। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो जाएगी भाई, तब समझो कि लाइफलाइन में दिक्कत हो जाएगी, खून में दिक्कत हो जाएगी, एक नस कट जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 4 कंट्री एक फ्रेम में आती है, सीधा सीधा देखा जाए तो एक हाईवे के तरीके से काम करता है जो नेशन को कनेक्ट करता है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो NH27 हाईवे जो आप देखोगे वो एक तरीके से क्या है, वो कनेक्ट कर रहा है ओवरऑल जो हमारा इधर का हिस्सा है मेन लैंड का और जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। तो अगर छोटा सा भी कुछ लैंडस्लाइड होता है, फ्लडिंग होती है, तो ये पूरे के पूरे एंटायर रीजन, अरे है ही कितना भाई, 20-22 किलोमीटर का रीजन है, अगर एक कहीं दिक्कत होगी तो वो बजेगी हर जहां। बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे एक बार कोई आवाज होती है वो दूर तक जाती है। तो अगर 20-22 किलोमीटर का है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर या फिर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो पूरा का पूरा रीजन ही ठप्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम एक आसान सी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं चैलेंजेस क्या है भाई इसके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंस होगा उसी का अपोजिट आपको कर देना, आपको चैलेंजेस पता चल जाएंगे। अब ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कह रहे हैं कि भाई ट्री है, तो ट्री आपके सामने एक वर्ड है, आपसे बोला जाए भैया ये बताओ ट्री के फीचर क्या है, या बोलो ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्री की इंपॉर्टेंस क्या बोलोगे, भाई ट्री हमें ना कहीं ऑक्सीजन देने में मदद करता है। तो चैलेंजेस क्या है, तो आप बोलोगे चैलेंजेस हैं डिफॉरेस्टेशन। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ चैलेंजेस ऑफ चिकन स्नैक, तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन स्नैक मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, तो उसी का वाइस वर्सा कर दीजिए। तो क्या है, यहां पे स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि केवल 20 और 22 किलोमीटर का एरिया है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वल्नरेबल भी बहुत है। तो कभी भी इसको बहुत आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। अटैक कॉन्फ्लिक्ट अगर कभी हो रहा है तो यहाँ पे अटैक आसानी से हो सकता है, और ये चाइना की जो चुंबी वैली है उसके पास लाई कर, तो अगर कोई भी एग्रेशन होता है तो इस पूरे के पूरे कॉरिडोर को थ्रेटन अप हो सकता है, और ये इंडिया का एक चोक पॉइंट बन सकता है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे कोई आया के बोले ऐसा है, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को चोक में डाल देंगे, मतलब जो चिकन है उसका गला दबा दोगे, और चिकन जब गला दब जाएगा चिकन का तो बोल ही नहीं पाएगी। तो ठीक उसी तरीके से ये एक चोक पॉइंट की तरीके से काम करता है, तो चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, चाइना की चुंबी वैली, तो अब मैं बताता हूं चुंबी वैली के रिगार्ड में, ताकि वो भी कवर होता चले। आप ध्यान दो, ये मैंने आपको बताया क्या, चिकन स्नैक। अब ये रहा सिक्किम रीजन, ये रहा भूटान, ये रहा आपकी चुंबी वैली। तो चुंबी वैली जो है वो आपका सदर्न तिब्बत के रीजन में लाई करती है, चाइना इसको कंट्रोल करता है। बेसिकली ट्रायंगुलर वैली कही जाती है, जहां पे क्या होता है, भूटान, सिक्किम और ये आपका चाइना आपस में आकर के एक जहां पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होते हैं। अब ये चुंबी वैली बेटा आप देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसका इत्मीनान से मतलब समझिएगा। ये जो चुंबी वैली है ये आपका डोकलाम प्लेट्यू के नॉर्थ में लाई करती है। अब डोकलाम प्लेट्यू ये जो एरिया देख रहे हो ना, मैप पे फिर से दिखाऊंगा, इस यहाँ एरिया के नॉर्थ में लाई कर रही है चुंबी वैली। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो डोकलाम प्लेट्यू है, मतलब डोकलाम का जो पठार है, वो सेपरेट हो रहा है चुंबी वैली के साथ केवल एक छोटा सा रिज से, मतलब एक छोटा सा रिज टाइप है जिसको क्रॉस करके चाइना चाहे तो डोकलाम में आकर के वो डायरेक्टली चढ़ के देख सकता है किसको, चिकन स्नैक को। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। वेस्ट में क्या है, सिक्किम लाई कर रहा है, ईस्ट में देखोगे तो भूटान लाई कर रहा है यहां पे, फिर नॉर्थ में तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन जो चाइना के अंडर में आ रहा है वो लाई कर रहा है। तो इंपॉर्टेंस है क्या चुंबी वैली की, चुंबी वैली की इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही हो गया कि भैया ये जो वैली है ये डायरेक्टली किसके ऊपर पॉइंट कर रही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। अब यहां पे आप ना थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट को सुनिए, समझिएगा, क्योंकि अभी डोकलाम इश्यू मुझे समझाना है। अब यहां पे मान लो चुंबी वैली है और यहां पे ये डोकलाम है। अगर मान लेते हैं ये चुंबी है, ठीक है, ये लो एरिया पे है, ये डोकलाम है मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर चल के, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चिकन स्नैक का एरिया, ये चिकन CN लिख दिया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ इस चुंबी वैली से क्या हुआ था, यहाँ चढ़ करके ये लोग अगर आ जाए, यहाँ पे कब्जा कर लें, रोड बना ले, तो आप सोचो ऊपर से नीचे देख पाएंगे ना, यहाँ से
स्ट्रेट मिसाइल मार के इसको तोड़ सकते हैं, मतलब ये जो एरिया है इसको खराब कर सकते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है भैया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डायरेक्टली पॉइंट करता है। तो बेसिकली एक डैगर टाइप होता है इंडिया के चिकन स्नेक के ऊपर। तो अगर चाइना एक्सटेंड करता है अपनी रोड को या फिर मिलिट्री बेस को फ्रॉम चुंबी, मतलब यहां से अगर वो डोकलाम में एंटर करता है और इंडिया की पोजीशन को आसानी से फिर ओवरलुक कर पाएगा, और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी जिसे लाइफलाइन कहा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, लोकेशन ऑफ चुंबी मैंने आपके साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूं ये भाई पूरा का पूरा डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट क्या था, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिकली। तो वो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया हुआ क्या था। यहां मैंने आपको क्या बताया, चुंबी वैली। मैंने आपको अभी एग्जांपल क्या बताया था, ये मान लेते हैं चुंबी वैली है, फिर यहां पे क्या है, ये डोकलाम है, ऊपर चढ़ के सिलीगुड़ी कॉरिडोर नीचे है यहाँ पे प्लेन पे, तो इस पे आकर के अटैक कर सकते हैं। तो चाइना ने किया क्या, चाइना ने क्या किया, ये चुंबी वैली से भाई साहब ये चढ़े और चढ़ के डोकलाम, ये जो डोकलाम रीजन है यहाँ पे इन्होंने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चाइना क्या चाहता था, वो रोड को एक्सटेंड करना चाहता था चुंबी वैली से जो आपका डोकलाम का प्लेटू है। सवाल उठता है वाई भाई क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस टॉप पॉइंट पे चढ़ना चाह रहे थे। क्यों चढ़ना चाह रहे थे, ताकि वो नीचे वाला जो हमारा रीजन है, कौन सा, जो चिकन स्नैक का रीजन है, उसको देख सके। और देखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बहुत चांसेस ये बन जाएंगे कि भैया हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखा जाए इंपॉर्टेंस है, वो अंडरमाइन हो सकती है। तो इससे क्या वही सेम चीज आती है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्हें एक डायरेक्ट अप्रोच मिल जाता, किसके लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। वो आसानी से देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हो क्या रहा है। तो ये क्या होता, ये कहीं ना कहीं जो क्लेम है चाइना का उसे और स्ट्रेंथन कर देता भूटान के लैंड में। चाइना और भूटान में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जो डोकलाम का रीजन है, चाइना कहता है भैया ये मेरे अंडर में आता है, फिर जो भूटान वाले हैं वो कहते हैं नहीं भाई साहब ये हमारा है। तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और ऐसा नहीं कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट केवल इन्हीं भूटान से चल रहा है, हमसे भी चल रहा है। इवन तो चाइना का जो मैप है वो कहता है भैया अरुणाचल प्रदेश का ये पर्टिकुलर रीजन हमारे चाइना में आता है। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो अभी इसी से कनेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगा इंडिया इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन को। तो अगर रोड बन जाती है, परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है चाइना का, तो चाइना कहीं ना कहीं एग्जैक्ट ग्राउंड पे जो हो रहा है वो पता चल सकता है चाइना को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये टेरिटोरियल क्लेम करने की बहुत ही कॉमन टैक्टिक कही जाती है। तो इससे क्या होगा, भूटान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भैया वो लैंड डील को एक्सेप्ट करे। कौन सी लैंड डील, जो मोर फेवरेबल है किसके लिए, चाइना के लिए, अगर यहां पे रोड बच जाती। अब मैंने कहा अगर, मतलब दैट मींस नहीं हो पाया। तो उसको बताने से पहले आप ये देखिए यहां पे हुआ क्या। इंडिया का जो डिफेंस है वो सिक्किम में काफी स्ट्रांग है। ठीक है, जो रोड अगर बन जाती तो बाईपास हो जाता डिफेंस के लिए, और मिलिट्री एडवांटेज मिल जाता किसको, जो आपकी इंडिया पोजीशन है उसके ऊपर एडवांटेज मिल जाता किसको, चाइना को, चिकन स्नैक कॉरिडोर पे। और इससे क्या होता, जो हिमालय का ट्राई जंक्शन है उस पर कंट्रोल हो जाता, जो इंडिया चाइना भूटान के ट्राई जंक्शन पे आपको मैंने बताया ना चुंबी वैली है, तो उसके कंट्रोल में आ जाता। तो अब ये चीज इंडिया को कहीं ना कहीं लोअर हैंड पे कर देती और चाइना को एक स्ट्रैटेजिक अपर हैंड मिल जाता इस पूरे एंटायर ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। इस वजह से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि भाई आखिर इंडिया ने इंटरवीन क्यों किया। जैसे ही डोकलाम के ऊपर रोड बनना शुरू हुई तो इंडिया ने इंटरवीन कर दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो इंडिया ने ये चीज किया अंडर इंडिया भूटान ट्रीटी 2007। ये जो ट्रीटी थी ये 1949 की जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी भूटान की, उसको रिप्लेस करके लाई गई थी। अगर ट्रीटी हुई दैट मींस समझौता हुआ है भूटान में और इंडिया के बीच में। तो क्वेश्चन है क्या समझौता, व्हाट वाज दैट ट्रीटी। तो ट्रीटी ये कहती है कि भैया जो भूटान है उसकी जो सॉवरिटी होगी वो कहीं ना कहीं इंडिया उसको बोलेगा कि हाँ हम आपको ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब इंडिया उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इक्वल पार्टनरशिप पे भरोसा रखेगा इंडिया। फिर अगर उस ट्रीटी के कुछ की प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन करूं तो यहां पे क्या बात होगी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी, नॉन इंटरफेरेंस होगा। हम लोग एक दूसरे की जो कंट्रीज हैं उसकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई किसी के आंतरिक मामले में इंटरवीन नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि मेरे यहाँ कुछ हो रहा है तो आप आकर के हमें ज्ञान दे रहे हो, या आपके यहाँ हो रहा है तो मैं बताऊँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी किसी को जरूरत होगी तो हम आकर के वहां पे एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उसी मदद में एक पॉइंट आता है सिक्योरिटी कोऑपरेशन का। ये भी ट्रीटी में था कि इंडिया हेल्प करेगा भूटान को किस तरह, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर जरूरत पड़ती है। अगर कभी भूटान में कोई दिक्कत आती है मिलिट्री एक्सटेंट पे और वहां पे इंडिया की प्रेजेंस होना जरूरी है, तो इंडिया क्या करेगा, भूटान की हेल्प करेगा।
करेगा डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर से। इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसी डील में हुई थी ट्रीटी में कि इंडिया सपोर्ट करेगा भूटान का हाइड्रो पावर, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो इस ट्रीटी में हुई थी इंडिया और भूटान के बीच, जो 2007 में साइन की गई थी। तो जब डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो यहां पे ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन वाला जो एक्सटेंड था, ये चीज कहीं ना कहीं रोल में आता है। यहां पे ये चीज कही गई थी भैया फ्री मूवमेंट होगा पीपल का और गुड्स का बिटवीन बोथ नेशन। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कहा जाए तो जो भूटान कंट्री है ना बेटा, ये एक बफर स्टेट के तरीके से काम करती है इंडिया और चाइना के बीच में। अगर मान लेते हैं भूटान ना होता, भूटान अभी के लिए मानते हैं भूटान है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आप ये सोच के देखो कि हम डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे चाइना के। लेकिन अभी भूटान एक बफर जोन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भूटान को जब सेव गार्ड करते हैं तो हम अपने आप को भी सेव गार्ड कर रहे हैं। तो जब डोकलाम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया ने इंटरवीन क्यों किया, इंडिया ने 2017 में जब इंटरवीन किया था, इसलिए वो तो टेक्निकली देखा जाए भूटान की टेरिटरी थी, लेकिन इंडिया जा क्यों इंटरवीन कर दिया, ताकि हम अपने आप को सेव गार्ड कर सके। अगर भूटान में इंटरवेंशन नहीं होता तो भूटान की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो चाइना की मिलिट्री को फेस कर सके। तो इस वजह से हमने जा करके उस सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो हमें ड्यूअल बेनिफिट हुआ। पहली चीज तो हमने अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बना के रखी। दूसरी चीज क्या है, जो भूटान है उसके साथ हमारी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। वी बिकेम मच मोर कॉन्फिडेंट इन रिगार्ड्स विद रिलेशनशिप व्हेन वी टॉक अबाउट भूटान। तो ये चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो अब ये मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। चैलेंजेस आपको मैंने इसीलिए बताया, चुम्बी वैली आप याद करो ये क्या था। पहली चीज मैं आपको क्या बोलती, टू यहां पे देखिए, ये देखिए स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी पहला पॉइंट था, चैलेंजेस चिकन स्नैक का। तो अब देख लो, उसके बाद मैंने यहीं पे चुम्बी वैली के बारे में बताया। फिर चुम्बी वैली में मैंने आपको कनेक्ट किया डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट, डोकलाम का कॉन्फ्लिक्ट पूरा बताया। फिर मैंने आपको जो आपका इंडिया और भूटान की ट्रीटी थी उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझा दिया कि क्या है इंडिया भूटान का ये जो मेन कंसर्न या फिर जो मेन ट्रीटी है, किस किस तरीके ये हेल्प करती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड चैलेंज ऑफ चिकन स्नैक। वो क्या है, नेचुरल हजार्ड। जो चिकन स्नैक का रीजन है, यहां पे फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स ये बहुत प्रोन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हिमालयन का टेरेन ही ऐसा है। अब हिमालयाज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर क्या हो रहा है, धीरे 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 आप नोटिस करो ये प्लेन का एरिया है, तो हिमालयाज में जो बर्फ है, अब नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिट्टी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पहाड़ है वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। तो टूटने से क्या होता है, लैंड स्लाइड्स होती हैं। जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका एक पहाड़ है ऊपर का। अब यहाँ की लैंड अगर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना अनइवन हो जाएगी, या यहाँ की लैंड में मजबूती नहीं होगी तो फॉल हो जाएगा, उसी को लैंड स्लाइड कहते हो। मतलब लैंड स्लाइड कर रहा है, जैसे आप झूले पे स्लाइड करते हो ना स्लोप पे, ठीक उसी तरीके से लैंड स्लाइड है बेसिकली। अब यहाँ पे हुआ क्या, होता क्या है जनरली, तो अब सबसे पहली चीज क्या है, डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि जो पेड़ होते हैं बेटा वो पहाड़ों को मजबूती देते हैं। क्योंकि मान लो ये एक पेड़ बना हुआ है, अब अगर ये पेड़ बना है तो इसकी जड़ें अंदर तक जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी को ये बहने से या फिर इस मिट्टी को स्लाइड होने से रोकेंगी। बट अगर ये चीज है ही नहीं तो सोचो क्या होगा, मिट्टी के सपोर्ट में कोई है ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे सारी की सारी मिट्टी, पहाड़, पत्थर एक साथ आके पूरा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हिमालय का टेरेन ही ऐसा है। तो जो आपका तीस्ता और महानंदा रिवर है, ये बहुत कई बार ओवरफ्लो करती है और ये डैमेज कर देती है रोड को और रेलवे लिंक्स को। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल हैजार्ड के ऊपर बात हुई। अब जब नेचुरल हैजार्ड की बात हुई तो यहां पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं कि आखिर है क्या। अभी आपने नोटिस किया होगा बंगाल के रीजन में डेडली लैंडस्लाइड्स हुए थे। ठीक है, नॉर्दर्न बंगाल के रीजन, पर्टिकुलरली देखा जाए दार्जिलिंग का रीजन था, जहां पे 23 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, एटलीस्ट 23 लोग की डेथ हुई थी। किससे, जब टॉरेंशियल रेनफॉर्म ने एक लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर दिया था इस दार्जिलिंग और मिरिक रीजन में। अब टोरेंशियल रेनफॉल क्या होती है वो बताऊंगा, फिर आपको लैंडस्लाइड के बारे में एक इम्पैक्ट या फिर एक छोटा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो हुआ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट ये हुआ कि जो आपका दुधिया आयरन ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया, वो टूट गया बेसिकली। ठीक है, जो सिलीगुड़ी और मिरिक को कनेक्ट कर रहा था, बहुत सारी रोड्स, रेल ट्रैक्स वो सबमर्ज हो गए। और जब रेल और ट्रैक और आपके रोड जो होंगे वो सबमर्ज हो जाएंगे तो जो टूरिस्ट आए होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो ये न्यूज़ थी बेसिकली, अभी 10 दिन पहले की न्यूज़ है, 10 से 15 दिन की। तो यहाँ पे क्या, नेशनल पार्क जो थे वो फ्लडेड हो गए, एनिमल्स को अब मूव करना पड़ा हायर ग्राउंड में। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं, सब बता रही हैं कि भाई ये नेचुरल हैजार्ड इस रीजन में जो होती है उसका इंपैक्ट कितने बड़े लेवल पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स, लैंडस्लाइड जैसे सुना, लैंडस्लाइड का मतलब क्या पता है, कभी सडन मूवमेंट जब होता है रॉक का, सॉइल का या फिर डेब्रीज का डाउन द स्लोप ड्यू टू हैवी रेन और इनस्टेबिलिटी। अगर हैवी रेन हो रहा है तब तो मिट्टी जो होगी गीली होकर नीचे आ जाएगी, लेकिन
लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है तो इंस्टेबिलिटी क्यों होगी, मैंने अभी आपको बताया जो ट्रीज होते हैं, अगर वो ट्रीज कहीं ना कहीं हट जाएंगे तो उससे इंपैक्ट ही तो पड़ेगा। फिर आते हैं टोरेंशियल रेनफॉल क्या होती है। इसका साधारण सा मतलब होता है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जब होती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब 1 घंटे के अंदर ये 300 mm पार हो जा रही है, ठीक है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम वाली क्राइटेरिया अलग होती है, बट ये समझो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल जब हो जाती है उसे टोरेंशियल रेनफॉल कहते हैं। यहीं पे रेड अलर्ट वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये क्या होता है, हाईएस्ट वार्निंग लेवल होता है कि कभी कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने वाला है तो ये आईएमडी, जिसे इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके द्वारा इशू किया जाता है। तो अगर कभी भी कोई डिजास्टर आती है तो उस डिजास्टर के रिस्पांस में जो टीम आती है उसका नाम क्या है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है जिसका मेन काम क्या होता है, डिजास्टर रेस्क्यू करना और रिलीफ ऑपरेशन करना। ये नेशनल लेवल पे होती है। और एसडीआरएफ क्या होती है, वो बेसिकली वो स्टेट लेवल पे काम करती है, क्या, जो आपकी एसडीआरएफ होती है। अब यहां पे क्या होता है, ये किस लिए हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो आप यहां पे कनेक्ट करिए जीएस पेपर 3 में आप ध्यान दो तो वहां पे क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो आप अगर बोलोगे कि भैया क्या क्या चैलेंजेस हैं डिजास्टर वाइज चिकन स्नेक पे, तो आप क्या बोलोगे, पहली चीज तो लैंडस्लाइड वाले बोलोगे, और क्या बोलोगे, वहां पे अनइवन रेनफॉल। फिर आप बोलोगे महानंदा तीस्ता वाला कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो आपका ओवरफ्लो करती है रिवर। फिर आप क्या बोलोगे, टोरेंशियल रेनफॉल वाली। फिर आप क्या बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन वाला पॉइंट। ये सब क्या है, डिजास्टर के कारण है। तो अब डिजास्टर के कारण है तो क्यों, किससे कनेक्ट हो रही है डिजास्टर, एनवायरमेंट से कनेक्ट हो रही है। तो या तो ये मैन मेड है, मैन मेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो रखी है, यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है उस पे जो आपकी पहाड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे बेसिकली अगर ये आपका 1 किलोमीटर का एरिया है तो यहाँ पे अगर ये 1 किलोमीटर का एरिया 1000 को अगर लोग खड़े होंगे इस 1 किलोमीटर एरिया पे तो दबेगा ना थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे अगर 10,000 लोग आ जाएंगे, सोच के देखो नीचे तक कितना दब जाएगा, है कि नहीं। तो वही है ना, गद्दे के ऊपर बैठे हो, गद्दा तो दबता ही है, तो जमीन भी तो गद्दा ही है ना बेसिकली। वहां पे एक छोटी सी एरिया में हजारों लाखों लोग आके पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। वो प्रेशर से फिर अलग अलग डिजास्टर्स होती हैं। और अगेन मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है वो बता दिया। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है इन सब चीजों का, सोल्यूशन पहली चीज तो क्या है भैया, हमें ना मेक श्योर करना होगा कि नेचुरल हिजार्ड्स को हम कैसे रोक सकें। तो उसके लिए क्या होगा, एफॉरेस्टेशन अच्छे से करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो पॉपुलेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक जहां पे नहीं इकट्ठा करें, ठीक है। ये पर्टिकुलरली किसका सोल्यूशन है, नेचुरल हजार्ड वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर। ये क्या है, ये चैलेंज है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है सिलीगुड़ी, इससे क्या होता है, अर्बन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब इस पॉइंट को आप कनेक्ट करिए किसके साथ, जो एनवायरमेंट वाला, जो नेचुरल हैजार्ड वाला पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि भैया हम डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें या सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। अगर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं उनको हमें सर्व करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंडिया के लिए सिक्योरिटी क्यों है चिकन स्नेक की, क्योंकि वहां पे चाइना का प्रेजेंस है। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट भी करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, और कैसे किया जाए सारी चीजें। फिर आता है जियो पॉलिटिकल प्रेशर। यहां पे क्या होता है, 4 कंट्री के द्वारा सराउंड हो रहा है ये, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिप्लोमेटिक जोन हो जाता है बेसिकली। अब यहां पे कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी बांग्लादेश में, भूटान में, चाइना में, तो क्या होगा, कॉरिडोर की सेफ्टी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। ये क्या है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है। तो ये भी तो चैलेंज ही है ना, एक तरीके से आपको पूरा समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन क्या है, यहाँ पे रोड्स बहुत ओवरलोडेड हो रखी हैं, रेलवेज, हैवी ट्रैफिक कंजेशन होता है। ऑल्टरनेटिव रूट्स, अगर 20 से 22 किलोमीटर का एरिया है तो ऑल्टरनेटिव रूट्स कहाँ से आएगा भाई, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स जनरली नहीं होते हैं ज़्यादा। इससे क्या होता है, एक डिस्ट्रप्शन अगर होगा तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट से आइसोलेट कर देगा हमको, और ये चीज़ सिक्योरिटी थ्रेट भी लेकर के आती है। अगर इतना छोटा सा सकरा या इतने ही विड्थ का चौड़ा रीजन है तो यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट क्या होंगे, वह स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अब मैं उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि ये जो रूट है बहुत ही पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे मिट्टी जो है बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, बहुत ही मुलायम टाइप है। इस वजह से क्या होता है, जो बॉर्डर होती है बांग्लादेश की, नेपाल की, वहां पे माइग्रेशन पर्टिकुलरली कहा जाए तो इलीगल माइग्रेशन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, स्मगलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और यहीं से इंसर्जेंसी, फिल्ट्रेशन होने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इंसर्जेंसी होगी तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम का भी खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है इन सबसे, ठीक है। चलो
अब हम लोग बात करते हैं कुछ रीसेंट एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। अब कहां से बात कर रहा हूं, ये मैं चिकन्स नेक के एरिया में जो कुछ रीसेंट एग्जांपल्स आए थे। यहां पे ध्यान दीजिए, 56 वुमेन रेस्क्यू की गई थी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। तो ये चीज क्या हुई थी, जो आपका आरपीएफ ने उन्होंने इंटरसेप्ट किया कि भैया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अटेम्प्ट हो रहा है, और जो विक्टिम्स थे वो आपके नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, वो मूव किए जा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉल्स जॉब प्रोमिसेस का आधार दे करके यहां से लोगों को क्या किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा था। अब जैसे मतलब समझिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक मतलब क्या होता है, ट्रैफिक मतलब आप जानते हो ट्रैफिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक मतलब ह्यूमंस का मूवमेंट कराना इलीगल तरीके से, इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करना। अब यहीं पे फिर क्या हुई थी, रेड्स हुई थी सिलीगुड़ी में, जहां पे क्या हुआ था, जो अलग अलग एजेंसीज ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के जो रैकेट्स थे उन सबको यहाँ पे पकड़ा था। और ये चीज क्या दिखाती है, ये चीज दिखाती है कि भैया जो सिलीगुड़ी का रीजन है, जो चिकन्स नेक का रीजन है, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मनी फ्लो कैसे होता है। तो ये चीज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आप याद करो, जीएस पेपर 3 में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी आपका स्पेसिफिक सिलेबस पॉइंट, तो इस वजह से आपको ये चीज अच्छे से पढ़नी होगी। थर्ड न्यूज आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, नार्कोटिक और ट्रैफिकिंग का सीजर हुआ था यहाँ पे। तो ये सारे जो स्नैप्स रखे हैं क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि चिकन स्नैक का एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना ज्यादा यहाँ पे चैलेंजेस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब सवाल उठता है, भैया आखिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा होती क्यों है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है जनरली। यहाँ में सबसे बड़ा रीजन क्या आता है, जो आपका अगर मान लेते हैं ये चिकन स्नैक है, ठीक है, ये आपका चिकन स्नैक है, मानते हैं ये, तो जो यहाँ के लोग हैं इनके पास प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इनके पास वो डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो मिडिल मैन होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फेक प्रोमिस देते हैं। कहते हैं भैया आप चलो, हम आपको इंडिया मेन लैंड पे लेके जाएंगे और वहां पे ना आपको हम इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, इतना डेवलपमेंट कराएंगे कि आप सोचो, जो आप अभी 10,000 पा रहे हो, वहां पहुंचोगे तो 1,00,000 पाओगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये फेक प्रोमिस दे करके लोगों को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, लोगों को लाया जाता है। अब जनरली क्या होता है, ये आगे चल के क्या होता है, यहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की फॉर्म ले लेता है। आगे चल के फिर क्या होता है, लोगों को बेच दिया जाता है, यहां पे बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज क्या है, ये दिखाती है कि भैया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब चिकन स्नैक से कैसे होता है, वही सेम चीज लिखी है। तो जो होता है जनरली ईस्ट टू वेस्ट होता है, मतलब ईस्ट से लोग वेस्ट आ रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट थोड़ी जाएंगे ज्यादा, क्योंकि वेस्ट तो ऑलरेडी इंडिया का मेन लैंड है। लेकिन जो ईस्ट वाले लोग हैं उनको आने का मौका मिलता है कहां पे, इसी छोटे 20-22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बना हुआ है। तो विक्टिम्स जो होते हैं ट्रैफिक कहां से किए जाते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं और भूटान से भी कभी कभी आते हैं। ये इंडिया में आते हैं थ्रू सिलीगुड़ी रूट। अब वो लोग प्लेन से तो नहीं आ सकते, प्लेन से वीजा ही नहीं मिलेगा उन लोगों को, और ऐसे इन जनरल भी नहीं आ सकते क्योंकि चेकिंग हो जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, ये जो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, नेपाल का रीजन आप देख ही रहे हो, तो वो क्या होता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है, चिकन स्नैक होता है, एक रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को माइग्रेट किया जाता है। और बांग्लादेश जो है बिगेस्ट सोर्स कंट्री है किसके लिए, वुमेन के लिए, और चिल्ड्रन यहाँ से ट्रैफिक किए जाते हैं, किस लिए, फोर्स लेबर के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए और डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है कि चिकन स्नैक में ईस्ट टू वेस्ट लोग जो आते हैं। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर भी जाते हैं। कुछ विक्टिम्स को यहाँ पे आउटवर्ड मूवमेंट भी होता है, मतलब बांग्लादेश नेपाल के बाद वो लोग को गल्फ भेज दिया जाता है। मतलब इंडिया का कोई इंसान किसी गल्फ को जाना है, वो नहीं जा पा रहा है, तो क्या करेंगे, वो इंडिया में ना जाने की बजाय वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकल जाएंगे दूसरी कंट्रीज में, वहां से उनको भेज दिया जाएगा कहीं जहां भी जाना होगा। नहीं तो कोई बांग्लादेश का इंसान है, उसे जाना है किसी XYZ गल्फ कंट्री में, तो बांग्लादेश से अगर नहीं जा पा रहा है तो यहां से वो माइग्रेट करेगा चिकन स्नैक से, जहां कहां पे जाएगा, नेपाल के रीजन, नेपाल से जाकर के वो चला जाएगा जहां पे भी उसको जाना है, डिपेंडिंग ऑन जो कुछ भी डील हुई होगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये ट्रांजिट हब के तरीके से काम करता है इंटरनेशनल नेटवर्क में। तो ये क्या है, डायरेक्शन है। अब यहां पे क्या होता है, स्मगलिंग भी होती है अलोंग साइड आपकी ट्रैफिकिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ यहां पे फेक करेंसीज, आर्म्स, नार्कोटिक्स, कैटल की स्मगलिंग, ये सब कुछ आपको इसी 20 से 22 किलोमीटर का जो रूट देख रहे हो ना, इसी रूट में पूरी दुनिया बसी हुई, आप सोच लो। तो इसकी ज्योग्राफी इतनी नैरो है और इसकी बॉर्डर इतनी पोरस है, तो यहां से ट्रैफिकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि भैया ये लोग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सके और यहां पे लोकल ट्रेड भी अपना एस्टेब्लिश
एस्टैब्लिश कर सकें। तो ये मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ कनेक्ट करते हैं कि भैया जो केके पार्क का स्कैम आपने सुना था, ठीक है, केके पार्क के स्कैम में क्या चिकन स्नैक का इस्तेमाल हो सकता है। आपने याद किया होगा चिकन, आपका जो केके पार्क स्कैम था, यहाँ पे क्या हुआ था, एक साइबर फ्रॉड है। मतलब म्यांमार के एक रीजन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बताई गई थी जहां पे बाहर से लेबर्स को लाया गया था और यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता, मतलब बेसिकली स्कैमिंग करवाई जा रही थी दूसरे दूसरे देशों में। तो यहाँ पे जो विक्टिम्स थे उनको फेक जॉब ऑफर्स दिए गए थे इंडिया से और अदर अदर कंट्रीज से। तो इंडिया से भी लोग गए थे, तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल निकल के आता है कि भैया मे बी शायद अगर यहाँ से गए होंगे म्यांमार में तो मोस्ट प्रोबेबली चिकन स्नैक का इस्तेमाल करके गए होंगे। तो इस वजह से मैंने ये आर्टिकल लिया हुआ है। चिकन स्नैक में एक पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश से या फिर ईस्ट इंडिया से ट्रैफिकिंग इसी रूट से हुई हो, जो को आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से वो ले जाएंगे आसाम मणिपुर और फिर टुवर्ड्स म्यांमार। ये के पाक स्कैम हब, आप सोचो कितना डेवलपमेंट हो रखा है। आपको लगता है कि ये बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के इतना बड़े स्तर पे डेवलपमेंट किया जा सकता है? नेवर एवर। तो यही चीज़ बहुत बड़ा हाईलाइट कर दी कि इंटरनल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे एक इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस भी गए थे। तो एक इमेज भी खराब होने वाली चीज़ है कि भैया इंडियंस की जो लोग हैं वो जाके इस पार्क में काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्कैमिंग हो रही है बेसिकली। तो ये चीज़ जो होती है क्यों चुना गया, क्योंकि नैरो पोरस है, बॉर्डर नेपाल भूटान की, तो मैं भी शायद नेपाल भूटान और बांग्लादेश के लोग भी इसी रूट से गए होंगे के पार्क में। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, ठीक है। अब सोच के देखो एक्सटेंट कैसे एकदम कॉलोनी बना रखी है, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलोनी है। देखो कितने बड़े बड़े बना रखे हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला क्या यहाँ पे इतना ट्रांसनेशनल करप्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे लोग बैठ के अमेरिका कॉल करके करप्शन कर रहे हैं, करप्शन इन द सेंस स्कैम्स कर रहे हैं कि सर आपका अपडेट आया हुआ आप कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, मतलब बेसिकली स्कैमिंग हो रही है ओवरऑल यहाँ पे। तो ये के पार्क स्कैम का बहुत ज्यादा रिलेवेंट एंगल है चिकन स्नैक के साथ जो मैंने आपके साथ जोड़ा, ठीक है। अब एक अलग लास्ट पर्सपेक्टिव जोड़ने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देती है। अब तो वो समझ में आ चुका है आपको कि भैया चिकन स्नैक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन चिकन स्नैक ही थोड़ी जरूरी है। चिकन स्नैक के बाद जो 7 सिस्टर्स है उनको भी तो इंपॉर्टेंस देती है ना सरकार। तो इतना क्यों देती है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है भैया अगर चिकन स्नैक कभी हटता है तो ये हमारे जो 7 सिस्टर्स है ना, ये 7 बहनें अलग ना हो जाए हमसे। ये ना हो कि चाइना के बोले भैया सातों बहनें आप आओ हमारी बहन बन जाओ, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इस वजह से पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, जो बेटा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पहाड़ी रीजन है, एकदम ग्रीनरी वाला रीजन है। यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल बेनिफिट्स देती है ताकि लोगों का इंक्लूजन हो सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन? इंक्लूजन का मतलब होता है सबके साथ एक साथ मिल के विकास को करना। अब ये चीज गवर्नमेंट ने किसके अंडर रखी है? 6 शेड्यूल के अंडर में रखी है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए भैया 6 शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्यों डालते हैं, तो आप चिकन स्नैक वाला तुरंत याद करोगे, आप बोलोगे हाँ सर ने बताया था कि चिकन स्नैक का रीजन है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से सरकार नहीं चाहती है कभी कुछ दिक्कत होती भी है तो नॉर्थ ईस्ट वाला हमसे अलग हो, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है, जिस वजह से सरकार इनको स्पेशल वेटेज देती है, स्पेशल बेनिफिट्स देती है इन सभी लोगों को पर्टिकुलरली, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं इसका मेन पर्पस क्या है 6 शेड्यूल को देने का और ये कैसे दिया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के सेकेंड पार्ट में ये चीज बात की जाती है। इसका मेन पर्पस क्या है? जो ट्राइबल आइडेंटिटी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, पर्टिकुलरली वहां पे लैंड कल्चर हिल्स में जो पूरा डिफरेंट है, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका कौन कौन से आते हैं 6 शेड्यूल में? आप बोल सकते हो ATM², A फॉर आसाम, फिर आपका त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये आते हैं। अब जो भी स्टेट्स आपके 6 शेड्यूल में डाले जाते हैं, जो भी एरियाज डाली जाती हैं, तो वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जनरली बनती हैं। ये क्या करती हैं? बेसिकली ये आपकी लोकल सेल्फ रूल के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग लोकल सेल्फ रूल, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दैट मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को, इन जो एरियाज देख रहे हो आपने, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर मिजोरम जो देख रहे हो, यहाँ पे अगर किसी भी एरिया को डाला जाएगा 6 में, तो वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब डिस्ट्रिक्ट को खुद से वो सेल्फ रूल कर सकते हैं। वहाँ के जो ट्राइबल्स होंगे वो अपना खुद का नियम कानून बना सकते हैं। साथ ही साथ इसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या है? ये बॉर्डर कर रहा है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे ट्राइब्स क्या है? नागा, मिजोस, खासीस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या है? क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज भी होती है। तो हम नहीं चाहते कि भैया यहाँ पे एलिनेशन हो, अलगाव हो या सेपरेटिज्म हो। तो इस वजह से इंडिया स्पेशल
पार्शियल ऑटोनॉमी देती है, जिससे इन लोगों को फील हो, किसको, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, कि भैया आप भी इंडिया का हिस्सा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रॉन हो जाओ किसकी तरफ, चाइना की तरफ या म्यांमार की तरफ, सोचे नहीं इंडिया तो बेनिफिट नहीं दे रहा है, चलो हम दूसरी कंट्री की तरफ चल पड़ते हैं, हम चलो पलायन कर लेते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्पस है किसका, 6 शेड्यूल को देने का। अब यहाँ पे चिकन स्नैक का भी इनडायरेक्ट लिंक आप दे सकते हो, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो चिकन स्नैक से कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का भरोसा टूट जाए, और भरोसा टूटेगा तो ये चीज़ बहुत मुश्किल कर देगी हमारे लिए कंट्रोल करना और डिफेंड कर देना। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं जैसे 6 शेड्यूल की, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, फिर जो ईस्ट एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, हम रीजन को इंटीग्रेट और लॉयल रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं अपने भारत के प्रति, इंडिया के प्रति। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम चिकन स्नैक पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहीं पे बात होती है, जब 6 शेड्यूल की बात हो रही है तो व्हाट इज 5th शेड्यूल। अब मैं आपको दोनों का मतलब बहुत ही आसान और लेमन भाषा में बताता हूँ, सिर्फ सुन लेना। ठीक है, मैंने जब भी कहा जाए 5th शेड्यूल, जब भी कहा जाए 6 शेड्यूल, तो अगर कहा जा रहा है भैया 6 शेड्यूल मतलब यहाँ पे क्या शेड्यूल ट्राइब्स होंगे। ठीक है, 5th शेड्यूल कहा जाए तो यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब्स होंगे। अब ये कैसे होता है जनरली, मान लेते हैं एक एरिया है, यहाँ पे कुछ शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं, मान लो 2-3 शेड्यूल ट्राइब है, तो यहाँ पे सरकार ने कहा भैया अब आपको हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देते हैं। लेकिन सरकार ने देखा यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो सरकार ने सोचा एक एक को शेड्यूल ट्राइब दर्जा देने की बजाय काम करो, इस पूरे के पूरे एरिया को ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दो। तो जब किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब उसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो पर्टिकुलरली 5th शेड्यूल में डाला जाता है। वहीं पे जब 6th शेड्यूल की बात की जाए, तो जो भी मैंने आपको 5th शेड्यूल में बताया कि जब शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो उसको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। बट पर्टिकुलरली एक डिफरेंस क्या होता है, यहां पे आपका ये जो लोग होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, यहां पे जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मिलेगा, और जो 5th शेड्यूल में बेनिफिट मिलेगा ये मिलेगा पैसा के थ्रू। मतलब यहां पे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके गांव में क्या होता है, प्रधान होते हैं, ठीक उसी तरीके जो 5th शेड्यूल में होगा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट चलेगा पंचायती राज का। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला है 6th शेड्यूल में, वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाएगी, भैया आप खुद से अपना स्वयं का नियम कानून बनाओ बेसिकली। ठीक है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है, प्रेसिडेंट जो होता है नोटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर और सेंट्रल ओवरसाइट में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये 5th शेड्यूल एरिया के बारे में बता दिया। 6th शेड्यूल एरिया क्या है, ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम में आता है। डिक्लेयर कैसे किया जाता है, गवर्नर रिकमेंड करता है बेसिकली कि भैया यहाँ पे ऑटोनॉमी की जरूरत है, फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है किसी पर्टिकुलर एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन के तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है लॉज जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में फॉलो होते हैं या फिर पर्टिकुलरली बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल आज मैंने समझा, आपको लग रहा होगा ना कितनी डेप्थ में आज आपने सीखा है, आपने पूरा चिकन स्नैक समझ लिया, आपने ओवरऑल चिकन स्नैक की इंपॉर्टेंस समझ ली, चिकन स्नैक के चैलेंजेस समझ लिए। चैलेंजेस मैंने आपको डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट बता दिया, फिर मैंने आपको याद करो चुम्बी वैली के बारे में बता दिया, फिर वैसा क्यों है वो बता दिया, चैलेंजेस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया, क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, फिर वहाँ मैंने आपको के पार्क के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको एक डिटेल समझाया था स्मगलिंग नार्कोटिक्स कैसे यहाँ पे होता है। फिर अब मैं आपसे ये पूरा डिस्कशन कंक्लूड करके मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट की रेलेवेंस क्या है, जहां पे 5th और 6th शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किया था। अब मैं बात करूंगा आपसे कि इस पूरे टॉपिक से मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया, आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर जा रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में भैया क्या इंपॉर्टेंस निकाल पाए, आखिरी में अगर वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा मैं तो लगेगा ना सर क्या सीखा हमने, तो वो सीखा जो है उसको अब आपको अप्लाई करना है, कहां पे, पेपर पे। अब ये देखिए जो यूपीएससी 24 का क्वेश्चन आया हुआ है, अब अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे यहां पे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, क्या कह रहे हैं, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या गवर्नर ऐसा करता है या प्रेसिडेंट करता है, अभी सोचिए मैंने आपको बताया था A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in other state। ऑब्वियस सी बात है, अगर कभी आपके यहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब एक्स है तो क्या ज़रूरी है कि वही शेड्यूल ट्राइब एक्स बॉम्बे में भी या मुंबई में भी या उत्तर प्रदेश में भी वही से शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर की जाएगी, नहीं ज़रूरी है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाता है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ अभी मैंने बताया था प्रेसिडेंट इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ 23 का क्वेश्चन रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज
देख लो कैसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ये सही है, क्या नहीं कर सकते, आप अपने आप से सोच के देखिए। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका शेड्यूल्ड एरिया होता है वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो चीज क्या होगी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी कही जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और जो आपका लोएस्ट होगा वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस होगा। तो आप बोल दोगे भैया यहाँ पे सही है। फिर क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट और रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। क्या चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के रिक्वायर होते हैं कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करें, या फिर गवर्नर होता है? अभी ये सोचिए, क्या वो यूनियन होम मिनिस्ट्री को करते हैं या यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को करते हैं? तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका 1 और 2 इज द राइट वन हो जाएगा। ठीक है, फिर 2015 का सवाल देखिए क्या कह रहा है। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। किस लिए 5th और 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है? तो आप क्या बोलोगे, टू डिटरमाइन बाउंड्रीज? नहीं। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? यस, ये इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, थर्ड भी एक बार पढ़ लो। डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। क्या इसलिए बनाया गया? नहीं, ये 5th और 6th शेड्यूल बनाने का मेन पर्पस है कि भैया जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलो अब 2019 क्वेश्चन देखिए। अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जो 5th और 6th शेड्यूल होता है पर्टिकुलरली, वहां पे जो ट्राइबल लैंड होगी उसकी ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती है जनरली। ठीक है, क्योंकि रोकता है वो। अब ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है? 3rd, 5th, 9th, 12th? तो आसानी से बोलोगे ना सर 5th शेड्यूल में। अभी मैंने आपको 5th और 6th शेड्यूल दोनों का दोनों समझा दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पंजाब पीसीएस 2020 का सवाल क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 6th शेड्यूल हैज कन्फर्ड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल the power to constitute village council or court for the trial of cases between person belonging to scheduled tribes। क्या ये सही है? आप सोच के देखो, क्या शेड्यूल्ड काउंसिल जो है उसमें कहीं ना कहीं विलेज काउंसिल या कोर्ट बनाने का हक नहीं दिया गया है कि लोग आपस में ट्रायल कर सकते हैं केसेस का? ऑब्वियसली बात है, किया ही है। द 6th शेड्यूल हैज रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। जब मैंने कहा कि 6th शेड्यूल में लोग अपने खुद के नियम कानून बना सकते हैं, अपने खुद के कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, तो क्या वहां पे कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस नहीं लगा सकते? क्या अपनी आन जो उनकी जिंदगी होती है वहां पे ट्रेड करने के लिए वो ऐसा कुछ नियम नहीं कर सकते कि भाई चलो इस पेड़ है, इस पेड़ से अगर कोई भी ट्रेड होगा तो इसका हमें 2%, 3% आपको देना होगा? तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप आसानी से बोल दोगे कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी कि कैसे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि कितने अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, सो डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो द्रोणास आईएएस यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंगाल में है वो अपने आप में एक बहुत सेम, जैसे आपको कंफ्यूजन होती है आप ओल्ड राजेंद्र में जाके तैयारी करो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली लेवल के फैकल्टीज आपको तैयारी करवाएंगे यूपीएससी की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।